तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। जिस पैटर्न्स को मैं खुद यूज करता हूँ, मैं खुद उस कंपनी उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं टेल लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत शानदार कंपनी के ऊपर मैंने एक टेल लिया था, कोई नया स्ट्रेटेजीज के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नया स्ट्रेटेजी मतलब उस स्ट्रेटेजीज को मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, आपको उस स्ट्रेटेजीज के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो चलो एक एक करके सारे टेस्ट डिस्कशन करूंगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते रहते हैं मगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ध्यान दीजिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। तो जब कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई के कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, आरबीआई के माध्यम से इसका क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि वो क्रेडिट कार्ड न्यू इशू नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, शेयर के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तभी मैंने आपको चिक चिक कर ही बता रहा था कि इस तरीके से न्यूज बहुत बार बहुत सारे बड़े से बड़े कंपनी के ऊपर आया है, तो इसके ऊपर डरना नहीं है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी क्यों मैं बता रहा था, देखिए मैं कोई भी आपको बाय सेल करने के लिए कोई राय नहीं दे रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अच्छी कंपनी हमेशा आपको अच्छा ही कुछ परफॉर्मेंस देता है, वो कभी भी नीचे नहीं रहेंगे। एक दो आरोप लग गया, उस कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया, क्या वो उस कंपनी का पूरा कर पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। चीजों को पहले समझिए। जैसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, आप ध्यान देना, कंपनी में कोई भी फर्क पड़ा आपको देखकर कुछ ऐसे लग रहा है कि कंपनी का सेल्स कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट कम हो गया, आप खुद ही देख लीजिए नेट प्रॉफिट कहाँ पे है, 4,500 करोड़ से 5,300 करोड़। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया। तो इसका मतलब है कंपनी में कभी भी किसी भी सिचुएशन में कंपनी के खराब हालत देखने को नहीं मिला। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और उस परफॉर्मेंस को वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, एनपीए। एक टाइम एनपीए 1.34% के आसपास था, आज वो घट के 0.36% के आसपास हो चुके हैं। मतलब एनपीए एकदम ना के बराबर है। तो सोचिए जो कंपनी, जो बैंक इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस बैंक को बेकार कहना ठीक होगा? उस बैंक को कुछ अलग कहना ठीक होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो इस सिचुएशन को समझिए। और जो लोग सोच रहे थे कि आरबीआई ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो जाएगा, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ। इस तरीके से न्यूज आने के बाद रिटेल पब्लिक पैनिक होकर माल बेचते हैं और उस माल को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं। आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। चलो आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ, ध्यान से देखना। जब यहाँ पे एक बार, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक बार दिखा दूँ, देखिए जिस दिन आरबीआई का न्यूज आया था, बिग क्रैश हुआ था, होने के बाद पैटर्न किस तरीके से बना, कैंडल कुछ इस तरीके से बना है। ध्यान से इस चीज को देखना, पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। इसका मतलब है बीच में बॉडी बना, और इसका बीच में बॉडी बनने का मतलब क्या है, सेलर भी एक्टिव था, बायर भी एक्टिव था। मतलब बायर चाह रहे थे ऊपर ले जाने के लिए, सेलर भी चाह रहे थे नीचे आने के लिए, मगर बीच में क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब बायर सेलर दोनों ही कमजोर पड़ गया, दोनों ही सेम टू सेम लेवल का बाय सेल किया। मतलब कंपनी इसके ऊपर कुछ खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर नेगेटिव पॉइंट होता तो बिग क्रैश हो जाता। हाँ, आप कहेंगे सर नेक्स्ट 2 डेज में तो और भी सेल हुआ। देखिए न्यूज आने के बाद बहुत सारे लोगों को पता होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे में वो लोगों को लगता है कि कंपनी और भी गिरेगा, चलो माल बेच दूं। तो इसके कारण में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता है। तो जब प्रेशराइज बना, जब गिरावट हुआ, तब मैंने आपको बताया कि नया स्ट्रेटेजीज क्या था मेरा। जब आरएसआई के 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो और उस टाइम आरएसआई अगर 30 के नीचे चला गया, तो उस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो बेसिकली आरएसआई कब 30 के नीचे गया, इस कैंडल के नीचे। तो इस कैंडल के नीचे मैंने क्या किया, एंट्री लिया। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, जब आरएसआई ऊपर जाकर 870 को टच करेंगे। तो पहले क्या पे हुआ, 30 को टच किया, और ऊपर कहाँ पे टच करेंगे, 70 को। जब 70 को टच करेंगे तब मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अभी फिलहाल के लिए जब से एंट्री मिला तब से लेकर करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 5.5 से 6% प्रॉफिट मिल चुके हैं। और 6% प्रॉफिट कितने दिनों में मिला, सिर्फ 22 दिनों में। तो देखिए 22 दिनों में 6% रिटर्न मिलना इतना आसान तो नहीं है। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में दम है? हाँ बिल्कुल है। मैं बहुत बार टेल ले चुका हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगा, यहाँ पे भी देखिए आरएसआई नीचे टच किया था, और यहाँ पे जब भी आरएसआई 70 को टच करे तब मैंने एग्जिट किया, तो छोटे मोटे प्रॉफिट मिला 4% एक 100 दिनों में।
4% 100 दिनों में मान लेता हूँ कम प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ट्रेड मिलेगा। जैसे आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई कुछ इस लेवल में एंट्री हुआ। हाँ, इस जगह पे कंपनी का एंट्री बना। तो सोचिए यहाँ से टारगेट कहाँ पे बना, इस लेवल में। तो कितना दिनों में टारगेट मिला? अगर मैं एंट्री लेवल से इस लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना रिटर्न मिला? 10% के आसपास, वो भी 70 दिनों में। तो यही होते पावर। यहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम है। ऐसे नहीं कहूँगा लॉस नहीं होगा, वो दो एक बार मुझे लॉसेस भी हुआ और उसका परसेंटेज 2 3 4 5% तक हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं बहुत बार इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम किया हूँ। अराउंड 200 कंपनीज के ऊपर मैंने अराउंड 10 साल पीछे जाकर मैंने बैक टेस्टिंग किया। देखिए मेहनत तो लगता है, मेहनत आप करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि चलो किसी के टिप्स लेकर काम कर लूंगा, तो उसके लिए बता दूं कभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर पॉजिटिव हूँ। जब तक मैं टारगेट नहीं होगा तब तक मैं इंतजार करूंगा। अभी देखना बाकी है कब टारगेट होगा। मुझे लगता है यहाँ पे जो गैप हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए भी जाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने का। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो फाइनली आईआरएफसी के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बता दूं। कंपनी बता रहा है कि कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो हाईएस्ट प्रॉफिट तो नहीं हुआ, 6,300 से 6,000 बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कम क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी को इस बार इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया है, उस कर्जा ज़्यादा लेने के कारण कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ। क्या इसके चलते कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो सकते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना। वो अराउंड 50% के आसपास बाइंग रेंज बना। और इसी बाइंग रेंज के हिसाब से बात करूँ तो क्या यहाँ पे भी बाइंग रेंज बना था? अगर इस लेवल का मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% का बाइंग रेंज बना। ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई रेंज बनता है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप देखेंगे तो इस तरीके से जब भी रेंज बनता है तो नीचे आकर उस लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंट्री। और इस हायर लेवल तक यहाँ पे जाकर क्या बनेगा? टारगेट। तो इस लेवल में टारगेट बना। तो कितने दिन में टारगेट मिला? एंट्री होने के बाद टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 47 डेज में 26% का गेन। तो कितना शानदार टारगेट मिला, आप खुद ही सोचिए। इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार फॉलो करता हूँ। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना और कुल मिलाकर जो रेंज बना वो 20% के ऊपर नहीं बना। तो इसका मतलब इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप नहीं करूंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बहुत बार आपको एंट्री मिल जाते हैं। तो आपको सिर्फ आंख कान खुला रखकर काम करना होगा। तो फिर भी देखिए यहाँ पे एक बिग कप बन रहा है। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है तो एक बड़ा सा एंट्री मैं जरूर लूंगा। क्योंकि आरएफसी मेरे सबसे पसंदीदा एक पीएसयू कंपनी है। क्योंकि पीएसयू कंपनी के ऊपर मैं हमेशा ट्रेडिंग बहुत बार करता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑब्वियसली 2 3 बार सोच लेता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल टी माइंट्री। तो बेसिकली एल टी माइंट्री के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स है। क्योंकि शेयर में लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला, एक बिग क्रैश हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बिग क्रैश हो चुके हैं, इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कशन किया था कि वॉरेन बफेट जी का हमेशा एक बात को याद रखना। उन्होंने हम हमेशा एक चीज़ का जिक्र किया है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? उनका कहना है अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, तो कंपनी अगर गिर चुके हैं तो कंपनी आज नहीं तो कल फिर से वो वापस जाएगा वही हाई लेवल तक। आप खुद ही देख लीजिए, प्रीवियस टेस्टिंग देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ था? बिग क्रैश। देखिए वही लेवल तक गया कि नहीं गया? गया ना? तो इसका मतलब फिर से वो गिरावट हो रहा है। मतलब फिर से वो लोअर लेवल को टच करेंगे, वहां से फिर से बाउंस बैक करेगा। हाँ, कितने दिनों में मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं कोई दे सकता। अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है कि इतने दिनों में प्रॉफिट मिलेगा करके, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ मत बनिए। आप सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो एल एन टी माइंटी के ऊपर आईटी सेक्टर के कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो आईटी सेक्टर में कुछ दिनों से एक प्रेशराइज है जिसके चलते गिरावट का माहौल हुआ है। तो आज नहीं तो कल वो वापस जरूर जाएगा। इसके लिए थोड़ा-सा टाइम आपको लग सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि एलटीएम-आईटी जैसे कंपनी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी माना जाता है। क्योंकि ये कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ सब कुछ आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। 1114 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बहुत शानदार कंपनी है। और बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आप देख सकते हैं
कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड जो एक 1000 करोड़ की कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट देने का। और स्प्लिट कब मिलेगा? 14 जून, और वो भी एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। तो क्योंकि इसका जो न्यू फेस वैल्यू है वो 1 बनेगा, पहले था 5, मतलब 1 के बदले 5 शेयर आपको देने वाला है, और वो भी डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो इस डेट के अकॉर्डिंग आप जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और काम भी करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।